Afternoon, everyone. Today is 4th of November 2025, and we are back with our daily newspaper analysis. Today, we would be discussing five articles. First is concerned with the agricultural economy of the Assam. Second is regarding the national awards being conferred uh, in the name of Dr. Bhupen Hazarika ji. Third is from the domain of biodiversity conservation, High Seas Treaty. Fourth is about international relation and cultural dimension of it. United Arab Emirates (UAE) to host India House uh, Yoga to gain the competitive sports status in UAE. The last one is Maldives becoming the first country in the world to impose generational tobacco ban. आज के पांचों आर्टिकल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, ये जो है ये सीएसएपी के टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है. आप इसको स्कैन कर लीजिए और आपको सारा इन्फोग्राफिक्स का एक्सेस मिल जाएगा, सारे पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा. ये जीएस फाउंडेशन बैच है एपीएससी और यूपीएससी के लिए. ये न्यू बैच जो है वो स्पेसिफिकली इट इज स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, है ना. उनके लिए ये काफी फायदेमंद होगा. So for further details, you can contact on this number. Let's get started. एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि असम एग्री इकोनॉमी है ना. तो असम का एग्रीकल्चर जो है वो उसका एक तरीके से बैकबोन है. मतलब वी अंडरस्टैंड कि टी प्लांटेशन है, टी इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, अ, ये कंट्रीब्यूट करते ही है. बट जो मेजर चंक ऑफ द इकोनॉमिक बैकबोन बनता है वो है एग्रीकल्चर. स्पेशली जो पैडी है, मतलब जो भात है, राइस है, वो, है ना. तो इशू क्या है कि हार्वेस्ट होने के बाद में जो पैडी में मॉइस्चर रह जाता है उसको मैनेज करना साइंटिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वो नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट आसाम के फार्मर्स के ऊपर होगा, फूड सेफ्टी के ऊपर होगा, एंड जो स्टेट का एग्रीकल्चरल फ्यूचर है उसके ऊपर होगा. तो इस कंटेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल. एज यू एंड आई ऑल ऑफ अस नो कि राइस जो है वो सिर्फ एक स्टेपल फूड नहीं है असम का, बट एक्चुअली एक कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉर्नरस्टोन है. शायद ही कोई इंसान होगा जो भात खाता नहीं होगा, भात मतलब राइस लवर नहीं होगा, है ना. तो पिछले कुछ टाइम में कल्टीवेशन में, यील्ड में काफी इंप्रूवमेंट रहा है, बिल्कुल रहा है. जो प्रोडक्शन बढ़ा है एग्रीकल्चर में वो इट इज रिकॉग्नाइज्ड. लेकिन दिक्कत प्रोडक्शन की नहीं है, दिक्कत है प्रोडक्शन के बाद क्या होता है. मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न. स्पेशली उसमें भी जो मॉइस्चर कंट्रोल का जो एलिमेंट है वो बहुत क्रिटिकल है. अब इससे क्या इम्पैक्ट होंगे अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया, ये मॉइस्चर कंट्रोल को. तो इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द फार्मर्स इनकम, फिर फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर. तो इसकी आर्टिकल में इसी डायमेंशन में कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया गया है. फर्स्ट इशू इज अबाउट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड द मॉइस्चर मिसमैनेजमेंट, है ना. मतलब जो हमारा असम में राइस का प्रोडक्शन होता है, 100% जो राइस प्रोडक्शन होता है उसमें से 30% जो है वो तो गायब हो जाता है. मतलब इट इज वेस्टेड और डाउनग्रेडेड. व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाई मॉइस्चर कंटेंट. यूजुअली जो मॉइस्चर यहाँ पे है हमारे राइस में, वहाँ वो 17 से 22% तक मॉइस्चर रिटेन रखा होता है. राइस में मॉइस्चर रह जाता है. लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई का एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, वो लिमिट है 14%. 14% के नीचे अगर है तो एफसीआई उसको प्रोक्योर कर लेता है ना. लेकिन हमारे यहाँ पे 17 से 22% का मॉइस्चर रिटेंशन रह जाता है. तो इस वजह से राइस ऑलमोस्ट 30% ऑफ इट वॉट एवर वी हार्वेस्ट वो वेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट एस्पेक्ट पब्लिक हेल्थ का है. क्योंकि जो एक्सेसिव मॉइस्चर है ना
राइस में, वो फंगल इन्फेस्टेशन को बढ़ावा देता है, फंगस लग जाता है, विच इवेंचुअली लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन, माइको का मतलब होता है फंगस, और टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, विष, है ना। तो अगर मॉइस्चर ज्यादा रह जाता है तो उसमें फंगस लग जाता है, और फंगस से माइकोटॉक्सिन बन जाता है। ये जो फूड सिक्योरिटी है उसको ये फूड हजार्ड में कन्वर्ट कर सकता है, अगर ये माइकोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया तो। थर्ड डायमेंशन जो आर्टिकल में डिस्कस की गई है कि कुछ गैप्स है पॉलिसी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो आसाम से केवल 2%, ओनली 2% ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन को प्रोक्योर करता है, वेर एज इन केस ऑफ पंजाब दिस प्रोक्योरमेंट इज एज हाई एज 90%। असम से प्रोक्योरमेंट इज 2%। बट ये सिर्फ असम के साथ नहीं है, ये एफसीआई का प्रोक्योरमेंट पंजाब हरियाणा के दोनों स्टेट के फेवर में बहुत ज्यादा है, और इस 2% वाले रेंज में बहुत सारे वेस्टर्न, साउथ इंडियन स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ दिक्कत है, जो मॉइस्चर हटाने के लिए जो ड्राइंग फैसिलिटीज चाहिए वो हमारे यहाँ पे मिसिंग है असम में। फिर राइस को स्टोर करके रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी मिसिंग है, और जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है वो भी कम है। फिर साथ ही साथ कुछ इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है, जैसे कि अचानक से आने वाली बारिश या ह्यूमिडिटी, ये कभी कभी मतलब 70% को भी एक्सीड कर जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड्स है वो उतने यूटिलिटी नहीं रह जाती उनकी, दे डू नॉट रिमेन रिलायबल इनफ। फिर फिफ्थ डायमेंशन जो आर्टिकल ने डिस्कस की है वो है रिस्पॉन्सेस क्या क्या दिए गए, वो टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस इस सिचुएशन में, इस क्राइसिस में क्या दिए जा रहे हैं। एक जो एयू है, मतलब असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, एंड जो कृषि विज्ञान केंद्र है, दे हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, जैसे कि सोलर बबल ड्रायर्स है, ऑब्वियसली ये ड्रायर है तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर को हटाएगा। हेमेटिक बैग्स है, मॉइस्चर मीटर्स है, इनसे मॉइस्चर को कंट्रोल करने में, मॉइस्चर को मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये सब है तो सही, लेकिन इसका एक्सेस या इसकी अफोर्डेबिलिटी या इनके इसके बारे में अवेयरनेस ये सब कम है, स्पेशली जो छोटे फार्मर्स है, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स है उनके पास। सिक्स डायमेंशन जो ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि कुछ ग्लोबल मॉडल्स है, कुछ ग्लोबल में ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी जगह है जहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम को फेस किया गया था, वहां पे कौन सी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया गया है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच दिस सिचुएशन इज बीइंग डेल्ट। एक एग्जांपल है वियतनाम का, मेकोंग नदी जो है उसका डेल्टा वियतनाम में है, वहां पे राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। वो भी सेम सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे थे, तो दे केम अप विद द मोबाइल मैकेनिकल ड्रायर्स। मोबाइल मतलब मूविंग, मूविंग मैकेनिकल ड्रायर्स एंड कोऑपरेटिव स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, इनको बैक गवर्नमेंट ने, इसको सपोर्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट से आया। कुछ इसी तरीके का कुछ डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो असम में यूज किया जा सकता है, और इससे राइस इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर मेंस के लिए क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस, तो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स एज वे फॉरवर्ड। क्या होगा कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड मोबाइल ड्राइंग एंड स्टोरेज सेंटर को एस्टेब्लिश करिए, स्पेशली जहां जहां राइस का फार्मिंग हब्स है। सेकेंड, जो ड्राइंग इक्विपमेंट्स है उसके लिए सब्सिडी को प्रोवाइड करिए, और उनका यूज कैसे करना है इसका ट्रेनिंग दीजिए कृषि विज्ञान, कृषि विकास केंद्र से। जो मॉइस्चर मैनेजमेंट है उसको इंटीग्रेट कर लीजिए एमएसपी के साथ में, या जो प्रोक्योरमेंट क्राइटेरिया उसके साथ में। देन स्ट्रेंथन द रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज टू स्केल द लोकल इनोवेशन। ये मेंस के लिए पॉइंटर्स है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एग्रीकल्चरल, स्पेशली राइस का जो क्राइसिस है वो प्रोडक्शन का नहीं है, वो पोस्ट हार्वेस्ट है, स्पेशली वो भी मॉइस्चर कंट्रोल में है। ये आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए।
और आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। रिगार्डिंग पोस्ट हार्वेस्ट मॉइस्चर मैनेजमेंट, है ना। Paddy with moisture content above 14% becomes highly susceptible to fungal infestation and mycotoxin contamination. Correct है ये? So option B is eliminated. FCI procures over 50% of Assam's paddy production under the minimum support price scheme. No, no, no. It procures only 2%. So statement 2 is wrong. Statement 2 is gone. Now we are left with 1 and 3, 1, 3, 4. So इसका मतलब है third statement is correct. No need to read it. Hermetic storage bags and solar bubble dryers are experimental technologies yet to be tested in Indian condition. No, they are already being tested. We already इसका utility है. The correct answer is A, 1 and 3 only. Second article is Dr. Bhupen Hazarika National Awards. ये नेशनल अवार्ड जो है इसको स्टार्ट किया है सरहद में। सरहद क्या है? सरहद एक पुणे बेस्ड एनजीओ है। पुणे बेस्ड एनजीओ ये कई सालों से जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पे काम कर रहा है। बॉर्डर स्टेट्स जिसमें कश्मीर, पंजाब, असम ऐसे स्टेट्स आते हैं और वहां पे वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है ना। तो आज हम फिलहाल डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ऑन द बर्थ सेंटेनरी, एज ऑल ऑफ यू नो, कि डॉक्टर भूपेन हजारिका जो है भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, उनका 100वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके बर्थ सेंटेनरी, उनके जन्म की शताब्दी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। He was one of the India's most revered cultural icons. The Bharat Ratna, Dr. Bhupen Hazarika National Awards were conferred upon to 6 distinguished personalities from the Northeast, है ना। ये जो इवेंट है, it is underscoring Hazarika's role as a cultural unifier who used music and art to narrate the India's story of unity and diversity. अवार्ड है, अवार्ड के बारे में तो मैंने आपको नाम बता दिया, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स। ये इंस्टीट्यूटेड बाय सरहद, पुणे बेस्ड सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था। पर्पस है टू ऑनर द इंडिविजुअल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हु हैव अचीव्ड एक्सीलेंस एट द नेशनल लेवल इन वेरियस फील्ड्स। ये जो अवार्ड के कंपोनेंट्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैश कंपोनेंट है ये, चलो कैश कंपोनेंट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ये बाद में बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है साथ में क्या मिल रहा है। एक है साइटेशन, दूसरा है मोमेंटो, थर्ड है शॉल जो महाराष्ट्र से आई है, महाराष्ट्र की फेमस शॉल, एंड है ट्रेडिशनल एस्मिस गमोसा। ये कंपोनेंट्स होंगे अवार्ड्स के। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और जो आप एडीआरई एग्जाम दे रहे हो, अगर आप दे रहे हो तो उसके पर्सपेक्टिव से ये कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अलग अलग स्टेट से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। लईश्राम मेमा देवी, ये क्लासिकल डांसर है रिनाउंड, मणिपुर से। एलआर साइलो जो मीडिया प्रोफेशनल्स है मिजोरम से। यश दौरजे थोंगची जो है, ही इज द राइटर एंड स्टोरी टेलर फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। प्रोफेसर डेविड, ही वाज अ फॉर्मर यूपीएससी चेयरपर्सन, यूपीएससी के चीफ थे वो, ये मेघालय से है। डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका जो कल्चरल क्यूरेटर है, ऑथर है, आसाम से। एंड रजनी बनुस्मत्री, ये एक्ट्रेस एंड फिल्म मेकर है, आसाम से। ओके, सो 2 अवार्ड असम से है, एक मणिपुर से, एक मेघालय से, एक अरुणाचल से और एक मिजोरम से। सरहद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरहद पुणे बेस्ड एनजीओ है जो सोशल कल्चर एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए काम करता है, स्पेशली बॉर्डर रीजन्स असम, मणिपुर, पंजाब, कश्मीर। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स है जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक प्रोजेक्ट है श्रीमती लेट जमनालाल फिरोदिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया भवन, ये एस्टेब्लिश हो रहा है पुणे में। पर्पस क्या है? फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, इनको वहां पे स्कॉलरशिप पे बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड इज भूपेन हजारिका स्टूडियो फॉर द म्यूजिक एंड कल्चर एंड श्रीमंत शंकर देव नामघर, पुणे में होगा।
ये बहुत मेजर स्टेप है। पुणे जो है, पुणे इज कंसिडर्ड एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र by giving representation to the Assamese identity, like भूपेन हजारे जी का जो म्यूजिक एंड कल्चरल सेंटर होगा, या श्रीमंत शंकर देव जी का जो नामघर होगा पुणे में, ये बहुत बड़े लेवल पर वेस्टर्न इंडिया में आसाम के कल्चर को प्रमोट करेगा, है ना। एंड मैं खुद पुणे से हूँ, तो मैं बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ कि पुणे के जो पब्लिक है, इसको बहुत ओपन आर्म से, ओपन हार्ट से इसको वेलकम करेगी। लेट्स सॉल्व दिस सेकंड एमसीक्यू। Consider the following statement regarding Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika National Awards. They are instituted by Minister of Development of Northeastern Region, Donier. No, सरहद ने किया है ना? तो option one is wrong. So option one is gone. So now you are left with B and C. 2 and 3 common है, तो will focus. तो 2 and 3 correct है, देखने की जरूरत नहीं. 4 दिखता है. Dr. Bhupen Hazarika was the first recipient of this award during his lifetime. No. Statement 4 is wrong. The answer is B. Correct answer is B. थर्ड आर्टिकल जो है, इट इज हाई सीज ट्रीटी। पहले तो ये समझ लेते हैं हाई सी होता क्या है ना। फिर समझेंगे ट्रीटी की जरूरत क्या थी। ये हाई सी का मतलब क्या होता है, जो कोस्ट लाइन है, ये अगर किसी कंट्री की कोस्ट लाइन है, उससे समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिस पर जिस देश की कोस्ट लाइन है उसका कंट्रोल होता है। लेकिन इस 200 किलोमीटर के बाद जो ओशनिक वाटर्स है, दो आर हाई सीज, ये किसी भी एक कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ये जो हाई सीज है वो कितना बड़ा है कि ओवरऑल जो ओशंस है उसका 64% हाई सीज है। और अगर आप पूरा लैंड मास देखोगे, मतलब पूरे अर्थ को काउंट करोगे, तो अर्थ का 50% इज हाई सीज। ये इतना बड़ा मेजर सेक्शन जो है वो किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता है। तो इस रीजन में अगर कोई बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, तो कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए ना, जो सारे कंट्रीज फॉलो करें। उसके लिए बना है आईसीस ट्रीटी। ठीक है। तो कंटेक्स क्या है, सितंबर 2025 में आईसीस ट्रीटी जो है, जो पहले जाना जाता था बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, बीबीएनजे एग्रीमेंट, इसका नया नाम है आईसीस ट्रीटी, वॉज रेटिफाइड, है ना। मतलब आईसीस ट्रीटी उसका कॉमन नेम है, जो टेक्निकल नेम है वो है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, बीबीएनजे एग्रीमेंट। इसको रेटिफाई कर दिया ओवर 60 कंट्रीज में, है ना। तो ये इट विल कम इनटू द फोर्स इन जनवरी 2026। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी इज टू रेगुलेट, to conserve the biodiversity in the areas of oceans which are beyond the national jurisdiction, especially to address the threats from climate change, overfishing, pollution, etc. हाइसिस क्या है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये 1958 का जिनेवा कन्वेंशन जो है ऑन दी हाइसिस, ये डिफाइन करता है कि पार्ट्स ऑफ द सीज दैट आर नॉट included in the traditional or territorial waters or the internal waters of country are known as the high seas. ये high seas जो है, these are the areas beyond, please read this, beyond the country's exclusive economic zone, which is up to 200 nautical miles from the coastline, है ना, and till where a nation has jurisdiction. So basically no country alone, no country is responsible for the management and protection of the resources on the high seas. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये जो है, जैसे पहले बताया, ओवर 64% ऑफ द वर्ल्ड ओशन को ये कवर कर लेता है, एंड 50% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है ना। बहुत सारे स्पीशीज का ये होम ग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड क्या है? एक तो हाई सीज जो है वो लगभग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशंस को कवर करता है ना, और किसी भी सिंगल नेशन के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है। चिली
यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी जो है, यूएन क्लॉज जो है 1982 का, ये एग्जिस्ट करता है, बट ये जनरल ओशन गाइडलाइंस है ना। ये स्पेसिफिकली बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नहीं है। तो 2004 में इस जोन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रीटी लाने के लिए यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, दे हैड क्रिएटेड एन एडहॉक वर्किंग ग्रुप जो इतने सालों साल डिस्कस करता रहा, और फाइनली मार्च 2030 में इस ट्रीटी के बारे में बात हुई और उसको साइन के लिए, रेटिफिकेशन के लिए लाया गया। इस ट्रीटी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द मरीन बायोडायवर्सिटी, जो बेनिफिट्स है फ्रॉम द मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज उसको इक्विटेबली एंड फेयर तरीके से शेयर करना। फिर जो एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स है उनको डेवलप करना, स्पेशली जो मरीन के प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पे। एंड मैंडेटरी मतलब कंपलसरी होगा environmental impact assessment for the activities with potential to impact the ICS biodiversity। कुछ मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस है, जैसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन कॉमन हेरिटेज वर्सेस फ्रीडम ऑफ आईसीज, है ना, क्योंकि कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड जो है जिसमें इक्विटेबल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फॉर ऑल नेशंस होगा। फिर इशू आएगा फ्रीडम ऑफ आईसीज का। कुछ ये जो ट्रीटी है इट पार्शियली अप्लाइज टू बोथ, मतलब एक एम्बिग्विटी इन गवर्नेंस भी क्रिएट कर देता है एंड बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये एड्रेस करता है। तो इसमें कंसर्न ये भी है कि जो मेजर पावर्स है ना, जैसे कि चाइना है, यूएसए है, रशिया है, इन्होंने इसको अभी तक रेटिफाई ही नहीं किया है। और अगर ये मेजर कंट्रीज जो हाईसिस को एक्सप्लॉइट करती है, यूटिलाइज करती है, अगर वो रेटिफाई नहीं करेंगी तो इसका स्ट्रेंथ, कंसेंसस ये थोड़ा वीक रह जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन वीक रह जाएगा। साथ में कुछ इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप भी है, जैसे कि अलग अलग अथॉरिटीज जो है एक ही जोन में काम कर रही है, जैसे कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आईएसए जिसे कहा जाता है, या फिर जो अलग अलग रीजन्स के फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसी जगह पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लीगल कॉन्फ्लिक्ट एंड थोड़ा सा गवर्नेंस जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। ठीक है। एनीवेज, मेंस के लिए कुछ पॉइंटर्स है वे फॉरवर्ड। क्या होगा कि भाई डायनामिक एंड एडेप्टिव मैनेजमेंट ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को डेवलप करिए, जो साइंटिफिक कोलैबोरेशन है और जो डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रेंथन करिए। फिर क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उसको लिंक कर दीजिए विद दी ओशन गवर्नेंस। एंड जो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है उसको प्रमोट करिए फॉर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव ट्रीटी इन्फोर्समेंट। ये एक एमसीक्यू है, आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, वीडियो पॉज करके, और आपके जो आंसर्स है उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो चलो मैं आपके साथ ये वाला भी सॉल्व कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप, मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आप ट्राई नहीं करोगे। आप एक काम करिए, इसको अटेम्प्ट करिए और आपका जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है। प्लीज ट्राई एंड यूज एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट आर्टिकल आईआर से है। आईआर, कल्चर, सॉफ्ट पावर एरिया, इन सब से ये आता है। आर्टिकल क्या कह रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई, अबू धाबी, ये जो एमिरेट्स है, दे आर गोइंग टू होस्ट इंडिया हाउस। बहुत बड़ा स्टेप है ये कल्चरल साइड में। और दूसरी चीज जो वो करने वाले हैं वहां पे जो योगा है, दैट इज गोइंग टू बिकम अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट इन यूएई। सो as a part of deepening their strategic partnership, India and UAE have gone beyond their trade and energy into the domain of culture and people to people ties, है ना। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि थोड़ा हाई लेवल एंगेजमेंट्स को बढ़ावा देंगे, मतलब कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करेंगे, जिसमें इंडिया हाउस को एस्टेब्लिश किया जाएगा अबू धाबी में। पॉइंट, योगा को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट का रिकॉग्निशन मिलेगा। अब लेट्स फर्स्ट
टॉक अबाउट द इंडिया हाउस जो अबू धाबी में एस्टेब्लिश होगा। ये क्या होगा? एक कल्चरल हब होगा, मतलब एक जगह होगी जहाँ पे इंडियन आर्ट को, हेरिटेज को, योगा को, एजुकेशन को, टूरिज्म को, म्यूजिक को, डांसेस को प्रमोट किया जाएगा। इट विल हाईलाइट द शेयर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ये जो पिछले साल हिंदू टेम्पल अबू धाबी में ओपन हुआ था, उन्हीं से उसी के कदमों तले ये आगे चलते हुए ये इंडिया के सॉफ्ट पावर प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेगा। सेकेंड डायमेंशन जो था कि योगा, जो इंडिया में इतना फेमस है, अब जो ग्लोबल बन चुका है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। यूएई जो है, इट इज डेवलपिंग अ नेशनल फ्रेमवर्क अंडर यूएई योगा कमेटी, जो उनका मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स है। Once it is formalized, UAE will become the first Gulf country to officially recognize yoga as their sport. It is the reflection of the global spread and acceptance of the Indian cultural practices. Okay. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या लेकर आए इंडिया और यूएई? जो इंडिया यूएई कल्चरल काउंसिल है, उसमें इस डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया है ना। इट जो कल्चरल काउंसिल फोरम था, 2022 का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, इसके ऊपर ये दो डेवलपमेंट बेस्ड है। स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल डिप्लोमेसी का एंगल क्या है कि जो इंडिया यूएई का पार्टनरशिप है, नाउ दिस विल गो बियॉन्ड ट्रेड and it will include the cultural and soft power cooperation. It will position India as a leading source of cultural diplomacy and soft influence in West Asia. Again, significance means के लिए क्या आएगा कि भाई सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, पीपल टू पीपल टाइज इंक्रीज हो जाएंगे, कल्चरल ब्रीच की तरह ये काम करेगा, कल्चरल एक दूसरे के कल्चर को ये एक्सपोज करेगा, एक्सपोजर देगा, है ना। फिर है इससे स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंडिया यूएई रिलेशनशिप। अब इस एमसीक्यू को आप सॉल्व करिए। चलो मैं भी आपके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। इंडिया हाउस इन अबू धाबी विल फंक्शन अंडर द एजेस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। इसके बारे में आर्टिकल में बात हुई है क्या? नहीं। द यूएई विल बी द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रिकॉग्नाइज योगा एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। ये तो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ए इज एलिमिनेटेड। बचे 3 ऑप्शन। The India-UAE Cultural Council was established as a part of Comprehensive Economic Partnership Agreement (CPA) 2022. No, है ना? So answer is 1 and 2 only. Last and probably one of the interesting articles of the day. मालदीव्स पहला देश बन गया है दुनिया का जिसने जनरेशनल टोबैको बैन लगा दिया है। अब पढ़ने में ये टाइटल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन टोबैको बैन, जनरेशनल टोबैको बैन क्या होता है? एक तो हमने सुना है कि एब्सोल्यूट बैन हो सकता है ना। दूसरा हो सकता है कंडीशनल बैन। ये जनरेशनल बैन क्या है? जनरेशन बैन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जनरेशन के लोगों को किसी भी कंडीशन में टोबैको को सेल नहीं किया जाएगा। So Maldives has become the first country in the world to implement generational ban on tobacco use, जो November 1st 2025 मतलब परसों से इफेक्टिव हो गया। क्या है ये? इट इंक्लूड्स ऑल द टोबैको प्रोडक्ट्स, जिसमें वेप्स भी आता है, ई सिगरेट भी आता है, फॉर द इंडिविजुअल हु आर बोर्न आफ्टर द January 1st 2007, इंक्लूडिंग द फॉरेन विजिटर्स। मतलब जनरेशनल बैन का मतलब है कि ये जो नया जनरेशन आया है 2007 के बाद जो बॉर्न है, all those will not be allowed to consume purchase tobacco products। जो रिटेलर्स है, जो बेचते हैं, उनको एज को वेरीफाई करना होगा। ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है? एक टोबैको फ्री जनरेशन का एक अप्रोच है और डब्ल्यूएचओ का फ्रेमवर्क है विच इज कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, इससे इंस्पायर्ड है ये। इसके पहले 2024 में न्यूजीलैंड ने इसको अटेम्प्ट किया था फॉर दोज हु आर बोर्न आफ्टर 2009, लेकिन इसको पीछे ले लिया।
इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक, इट्स अ इट इज सीन एज अ बोल्ड पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट। एक दूसरा है कि इट एम्स टू ब्रेक द निकोटिन एडिक्शन साइकिल्स, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड देन प्रोटेक्ट द यूथ फ्रॉम टोबैको हार्म्स। हेल्थ कंटेक्स क्या है कि भाई लगभग 70 लाख लोग, 7 मिलियन लोग हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ द टोबैको, ये पूरी दुनिया में है ना। और 80% ऑफ दोज आर लिविंग इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इसीलिए बैन जो है, जनरेशनल बैन टोबैको कंजम्पशन का, ये बहुत ही क्रिटिकल है। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, प्लीज ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करिए और इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सीएसएपी के स्मार्ट बुक्स है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दे विल वर्क एज द फाउंडेशनल कॉर्नरस्टोन फॉर योर एपीएससी एंड यूपीएससी प्रिपरेशन। इसमें 17 बुक्स है, उसमें से 10 बुक्स जो है वो फॉर प्रीलिम्स है और 7 मेंस के लिए। ये अब एसएमएस स्क्रिप्ट में, एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है। फॉर फर्दर डिटेल्स you can contact on this number. So thank you for joining us, and please communicate how you want us to improve in comment section. See you again tomorrow. Thank you. Good day.